नमस्कार दोस्तों। आज नवोदय सीरीज़ के अंतर्गत मैं हिंदी विषय में आपको लगातार अध्यापन कार्य और वीडियो बना के आपको दे रहा हूं। और इस वीडियो में आपको नवोदय क्लास में जो हिंदी विषय में जो प्रश्न आएंगे वो अनुच्छेद प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, उसके पहले उस अनुच्छेद में जो व्याकरण पोर्शन है उस पोर्शन के बारे में मैंने लगातार वीडियो बना के आपको दिया है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द के बारे में मैंने आपको विस्तार के साथ समझाया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अनुच्छेद क्या होता है और अनुच्छेद के प्रश्न कैसे कितने प्रकार के आते हैं और अनुच्छेद में कितने प्रश्न आते हैं, उन सब के बारे में आपके साथ चर्चा करूँगा। और अनुच्छेद को कैसे कितनी तेज़ी के साथ हमको पढ़ना है और उनके प्रश्नों को सॉल्व करना है, मैं इसके बारे में मैं आपको सरल ढंग से बताऊंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अनुच्छेद को आसानी के साथ बहुत जल्द से जल्द आप हल कर पाएंगे। चलिए मैं आपको अनुच्छेद की ओर, आज के जो हिंदी विषय के अनुच्छेद जो आते हैं उनके बारे में उनकी ओर ले चलता हूँ। हाँ, हिंदी विषय में जो अनुच्छेद आते हैं उनमें से हम एक अनुच्छेद को आपके समक्ष बता रहे हैं। जैसे एक अनुच्छेद है, एक चोर किसी मंदिर का घंटा चुरा कर ले गया था। हमको सबसे पहले इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। एक चोर किसी मंदिर के घंटा चुरा कर ले गया था। वन में जाते हुए उसका सामना बाघ से हो गया और चोर बाघ के द्वारा मारा गया। उसी वन में एक घंटा बंदरों के हाथों में पड़ गया। वन बहुत घना था, बंदर झाड़ियों के अंदर रहते थे। जब इनकी मौज होती तो वे घंटा बजाते। घंटे की आवाज़ सुनकर समीप के नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है और उसका नाम घंटाकरण है। उसके कान घंटे के समान है। जब वह हिलता है तो कानों से घंटी की आवाज़ आती है। इस अफवाह से वह लोग ऐसे भयभीत हुए कि जंगल की ओर भूल कर भी न कोई जाता था। सब जंगल से दूर दूर ही रहते थे। जंगल से लकड़हारे लकड़ियाँ न लाते थे। चरवाहे जंगल में पशुओं को चराने न ले जाते थे। किसी में इतना हौसला न था कि जंगल में जाने का प्रयत्न कर पाता। इस प्रकार सारा जंगल किसी भी काम में न आकर कल्पित घंटाघर भूत की राजधानी बन गया। अब तो राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने शयानों और जादूगरों को इकट्ठा किया और कहा कि भाई, इस भूत को जंगल से निकालो, क्योंकि सारा जंगल और हजारों रुपए की सालाना आमदनी बेकार हाथ से जा रही है। इस प्रकार यह एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद से 5 तो प्रश्न इससे निकले हुए हैं। उन 5 प्रश्नों को हमको हल करना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, चोर द्वारा घंटा चुराने के बाद क्या हुआ। पहला, चोर ने घंटा अपने दामों में बेच दिया। दूसरा, बंदरों ने चोर से घंटा छीन लिया। तीसरा, चोर एक बाघ के द्वारा मारा गया। चौथा, चोर घंटा बेचकर धनवान बन गया। यहाँ पर प्रश्न को समझना है, चोर द्वारा घंटा चुराने के बाद क्या हुआ। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। एक चोर किसी मंदिर का घंटा चुरा कर ले गया। वन में जाते समय उसका सामना बाघ से हो गया और चोर बाघ के द्वारा मारा गया। तो चोर के घंटा चुराने के बाद क्या हुआ, वो बाघ से मारा गया। ये उसका उत्तर बनता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये उत्तर है कि नहीं। चोर ने घंटा अच्छे दामों में बेच दिया। बंदर ने चोर से घंटा छीन लिया। चोर एक बाघ के द्वारा मारा गया। मतलब इस यहाँ पर जो अनुच्छेद में जो मिला है वो पहला प्रश्न का तीसरा नंबर का उत्तर उसका सही होता है। तो हम तीसरा नंबर के उत्तर को सही लगाएंगे। और हमारे जो OMR सीट में हम जब देखेंगे कि ये किस नंबर का प्रश्न है, उसमें हम OMR सीट में उस नंबर पे तीसरा नंबर या सी पे हम पूर्ण वृत्त, उसके वृत्त को पूर्ण काला कर देंगे। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, चोर के मरने के बाद घंटे का क्या हुआ। हमने देखा कि चोर के हम ये प्रश्न को देखने के बाद उसके विकल्प को देखते हैं। घंटा बंदरों के हाथों पड़ गया पहला। दूसरा, घंटा वापस मंदिर में लाया गया। तीसरा, घंटा जंगल में कहीं खो गया। चौथा, घंटा तालाब में गिर गया। तो जब हम देखेंगे कि चोर के मरने के बाद घंटे का क्या हुआ, तो हम अनुच्छेद की ओर बढ़ेंगे। चोर के मरने के बाद क्या हुआ, चोर बाघ के द्वारा मारा गया। उसी वन में एक घंटा बंदरों के हाथों में पड़ गया। वो घंटा किसके हाथों में पड़ गया, बंदरों के हाथों में पड़ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला उसका विकल्प क्या है, घंटा बंदरों के हाथों में पड़ गया। तो दूसरा का उत्तर क्या होगा, पहला विकल्प। तो हम OMR सीट में उस नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प पर पूर्णवृत्त लगाएंगे, क्योंकि ये पहला विकल्प हमारा सही है। अब तीसरा प्रश्न को देखते हैं। घंटा को कौन बजाता था, पहला चोर, दूसरा बंदर, तीसरा भूत, चौथा पशु। तो यहाँ पर हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि घंटे
बंदर झाड़ियों के अंदर रहते थे, जब उसकी मौज होती तो वो एक घंटा बजाते थे। तो घंटा कौन बजाता था? बंदर बजाता था। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा? दूसरा नंबर का उत्तर होगा बंदर। बंदरों के द्वारा घंटा बजाता था, तो इसका उत्तर कौन सा हुआ? बंदर, मतलब दूसरा नंबर का विकल्प सही हुआ। तो जब हम क्या करेंगे, ये जिस नंबर का प्रश्न होगा उसके सामने वाले विकल्प में हम दूसरे नंबर का विकल्प को पूर्ण वृत्त करेंगे और स्याही वाले पेन से उसको पूर्ण भरेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा विकल्प सही है। अब चौथा नंबर का प्रश्न को देखते हैं। घंटे जैसे कानों वाले भूत का क्या नाम था? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। घंटे के समान है, वह हिलता था, उसके कानों की घंटे की आवाज़ सुनाई देती थी और उसका नाम घंटाकरण है। उसका नाम क्या है? घंटाकरण है। तो जैसे कानों वाले भूत का क्या नाम है? यहाँ पर देखते हैं, घंटानाथ, घंटादास, घंटा बाबा, घंटाकरण। तो उत्तर कौन सा सही है? चौथे नंबर का सही है, घंटाकरण। तो हम क्या करेंगे, उस प्रश्न के OMR शीट में उस प्रश्न में जो नंबर होगा उसके चौथा नंबर का विकल्प को हम वृत्त जो रहेगा उसको पूर्ण रूप से नीला कर देंगे या काला कर देंगे। जो हमारे पेन के स्याही होगा उसके आधार पर हम उसको पूर्ण वृत्त को भर देंगे। अब पाँचवें नंबर का अर्थ है, पाँचवें नंबर का प्रश्न है, आमदनी का अर्थ क्या होता है? ये आमदनी का अर्थ मतलब आपको ध्यान देना है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि समानार्थी शब्द, अर्थ का अर्थ होता है समानार्थी शब्द। मतलब आमदनी का समानार्थी शब्द क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो पे समानार्थी शब्द बहुत सारे मैंने वीडियो पे डाल के रखे हैं। आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको आमदनी के अर्थ भी उसमें मिल जाएगा। तो आपको उसको याद रखना है, और जब आप उसको याद रखेंगे तभी आप इसके प्रश्न को बना पाएंगे। तो आमदनी का अर्थ क्या होता है, आमदनी का समानार्थी शब्द क्या होता है, या आमदनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये तीनों एक ही होते हैं। तो आमदनी का अर्थ होता है आय, धन, बचत, व्यय या बचत। तो हमको पता है कि आमदनी का अर्थ या पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होता है? आय होता है। तो हम इसका पहला विकल्प में अपना निशान लगाएंगे और उस वृत्त को पूर्ण रूप से काला करेंगे। इसी प्रकार हमारा ये अनुच्छेद के पांचों प्रश्न सही हो जाते हैं और हमें इसमें 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे जब हम इसको सही ढंग से पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारा पहला अनुच्छेद के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। हम अगले अनुच्छेद, क्योंकि हमको हिंदी विषय में टोटल 4 अनुच्छेद प्राप्त होंगे, तो उसमें हम तेज़ी के साथ हम दूसरे अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। दूसरे अनुच्छेद में एक जो है वो ये है कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके सबसे पहले हम अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ रहे हैं, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, समझ कर पढ़ना है ताकि हमको आगे के प्रश्न को हल करने में आसानी होता रहे। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास होने वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन दो क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अनियांत कहते हैं। ये ठीक है, हमने इस प्रकार के जो अनुच्छेद दिया गया है उसको गंभीरता के साथ, आराम के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके प्रश्नों के ऊपर ध्यान देंगे कि कौन कौन से प्रश्न उसमें बनाए गए हैं या पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुच्छेद में ये सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है करके कहाँ पर दिया हुआ है। हम पढ़ते हैं 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, यहाँ पर दिया है 21 जून। तो हम यहाँ पर देखते हैं विकल्प क्या क्या है, 25 जून, 21 जून, 21 दिसंबर, 21 जुलाई। यहाँ पर विकल्प दूसरा सही है, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, उस अनुच्छेद के जिस नंबर के प्रश्न है उस प्रश्न में दूसरा नंबर का विकल्प सही है, तो हम उसके दूसरे नंबर के विकल्प के वृत्त पर पूर्ण गोला लगाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। 6 महीने तक लगातार दिन कहाँ रहता है? पहला विकल्प है उत्तरी ध्रुवों पर, दूसरा है भूमध्य रेखा पर, तीसरी मकर रेखाओं पर, चौथा कर्क रेखाओं पर। तो हम देखते हैं इस अनुच्छेद में खोजते हैं कि 6 महीने तक लगातार दिन कहाँ रहता है, वो वाक्य कहाँ पर बना हुआ। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर
ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र को कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। यहाँ पर इसको देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव वाले भागों पर लगातार 6 महीने तक का दिन रहता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा विकल्प क्या क्या दिया है, उत्तरी ध्रुव पर, तो हमारा उत्तर मिल जाता है यहीं पर कि दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है, उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है, तो हमारा विकल्प पहला इसका सही होगा। तो हम क्या करेंगे, उस प्रश्न में जो प्रश्न हमारे प्रश्न पेपर में जिस नंबर का प्रश्न होगा उस नंबर के पहले विकल्प पर हम गोल उसके जो वृत्त बने हुए उस पर हम काला घोरा से उसको घेर देंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न बनता है, उत्तर अनियांश की अवस्था में 21 जून को क्या क्या होता है। पहला विकल्प है सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। दूसरा विकल्प सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तीसरा सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। चौथा सबसे छोटा दिन व सबसे छोटी रात होती है। इन चारों हम इसको ध्यान देंगे, उत्तर अनियांश की अवस्था में 21 जून को हमारे अनुच्छेद में कहाँ पर दिया हुआ। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में दिन बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। तो किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है, उसके पहले आएंगे। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है और विषुवत तो वहाँ पे होता। फिर हम इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पर हमारा उत्तर तो नहीं मिला। फिर आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अनियांश कहते हैं। हमारा उत्तर यहाँ पर है उत्तर अनियांश। तो उत्तर अनियांश की अवस्था में 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रातें होती। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रातें विकल्प कौन सा सही है, पहला नंबर का सही है। तो पहला नंबर के विकल्प पे हम क्या करेंगे, उसके वृत्त पे हम पूरा काला कर देंगे और जिस प्रश्न पे रहेगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न को हम देखते हैं, खाली स्थान के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है। पहला देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, दूसरा कर्क रेखाओं के मध्य, तीसरा मकर रेखाओं के मध्य, चौथा उत्तरी गोलार्ध में। अब ये प्रश्न कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ऊपर में देखते हैं कि सूर्य की रोशनी कहाँ पर दी हुई है। ये क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है। हम खोजते हैं यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, विषुवत वृत्त में, यहाँ पर भी नहीं है। तो हाँ, हम इसमें देख रहे थे कि इसका उत्तर कौन सा होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। कौन सा किसके बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध कहाँ पर कौन सा नंबर पे दिया, पहले में दक्षिणी गोलार्ध दिया, दूसरे में कर्क रेखा का मध्य दिया, तीसरा में मकर रेखा का मध्य दिया, चौथा में उत्तरी गोलार्ध दिया। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, उत्तरी गोलार्ध, चौथा नंबर का विकल्प सही होगा। तो हम क्या करेंगे, चौथे नंबर पे हमारा इस प्रश्न के चौथे नंबर पे हम उसके जो बने हुए वृत्त पे पूर्ण रूप से काला कर देंगे। अब पांचवा प्रश्न है, किरण का पर्यायवाची होगा। मैंने पिछले वीडियो पे आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में बहुत विस्तार से बताया था और मैंने आपको कम से कम 200 से 250 पर्यायवाची शब्द दिए थे, जिसको मैंने आपसे कहा था कि आप उन पर्यायवाची को याद करेंगे, जिसमें से मैंने किरण शब्द का भी पर्यायवाची भी आपको बताया था। तो किरण शब्द के पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पे किरण शब्द का पर्यायवाची है रश्मि। किरण शब्द का पर्यायवाची होता है, मैंने आपको बताया था कि रश्मि होता है। तो आपका इसका पहला विकल्प कौन सा सही होगा, रश्मि होगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद में जो भी प्रश्न है उसको पहले हमको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और उस प्रश्न को अनुच्छेद में खोजना है कि वो किस जगह पे उस चीज़ के बारे में उल्लेख किया गया है, वहीं पर उसका उत्तर मिलेगा। इस प्रकार हम हिंदी विषय में जो अनुच्छेद है उनके प्रश्नों को सरल रूप से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको 2 प्रकार के अनुच्छेद के बारे में बताया। मैं आगे की वीडियो में आपके लिए लगातार अनुच्छेद के वीडियो में लाता रहूँगा और आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहेंगे बिना स्किप किए। जब देखेंगे तभी आपको ये अनुच्छेद आपको समझ में आएगा, क्योंकि कौन सा प्रश्न का उत्तर कहाँ पर से निकलेंगे इसके बारे में जानकारी मैं आपको वीडियो के मध्य में ही बताता हूँ। अगर आप स्किप कर देंगे और स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इस प्रश्न के उत्तर कहाँ पर से मिले हुए हैं। तो आपसे एक बार पुनः इस बात को याद दिलाऊंगा कि आप मेरे वीडियो को बिना स्किप करे ही देखें और मैं आपके लिए लगातार अनुच्छेद के प्रश्न
अनुच्छेद के और भी प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं और उसके वीडियो मैं लगातार आगे लाता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को लगातार देखिए और लगातार इस वीडियो के बारे में जो भी कमेंट्स कीजिए और जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। आप सभी को पुनः धन्यवाद।